हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, जो आपके वेक्टर कैलकुलस मैथ्स के अंदर आती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज 1.1 से किसके क्या हालचाल है, ये कैसी है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है इस फर्स्ट एक्सरसाइज का, ये बोलती है कि मेरा फर्स्ट टॉपिक है ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम ट्रिपल प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको जो स्टार्टिंग में नाम लिखा है ट्रिपल, वहां से एक आइडिया हो जाता है भी ट्रिपल यानी कि कुछ तीन चीजों की मल्टीप्लाई वगैरह से रिलेटेड है। और वो तीन चीजें क्या है, हम वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि तीन वेक्टर्स की मल्टीप्लाई हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ये हमें बताता है ट्रिपल प्रोडक्ट। अब जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जनरली टू टाइप का होता है। जो फर्स्ट टाइप है उसका वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जो सेकंड टाइप इसका है वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब जैसे फर्स्ट टाइप मैंने लिखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आपको कुछ ऐसा आइडिया हुआ कि सर इसके स्टार्टिंग में स्केलर आया है तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट या स्केलर वैल्यू आएगी रिजल्ट में, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, तीन वेक्टर सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, और उनको इस तरीके से लिख देते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी, कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट हमने बी के साथ लिया और फिर डॉट प्रोडक्ट सी के साथ। जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ही अनदर नेम होता है किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का, तो रिजल्टेंट हमेशा हमें एक वेक्टर की फॉर्म में मिलता है। लेट सपोज वो डी आया, और अगर डी का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ तो हमें एक स्केलर वैल्यू मिलती है, या फिर उसको आप बोल सकते हो कि हमें एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलती है। क्लियर? तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट करो और रिजल्ट में स्केलर वैल्यू पाओ। क्लियर? तो यहां से अब जो मेन चीज है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने लिखना हो कि इस तरीके से, अगर ए क्रॉस बी और डॉट सी हो, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, तो उसको आप लिख सकते हो कैपिटल ब्रैकेट के साथ ए वेक्टर, फिर आप लिखोगे बी वेक्टर, फिर स्पेस देके आप लिखोगे सी वेक्टर, कोई कोमा वगैरह नहीं लगाना। दिस मीन्स ये इसकी क्या होती है, नोटेशन भी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब शॉर्ट तो क्या है, ये भी शॉर्ट थी, ये भी शॉर्ट थी, बस एक नया तरीका कि इस तरीके से आप लिखोगे और इसमें के अंदर कुछ नहीं है। अब बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अगर यहीं से ये तीनों चीजें लें, अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है कि तीन वेक्टर हो तो जब रिजल्ट बनेगा उनके प्रोडक्ट का तो वेक्टर ही बनेगा, वो स्केलर नहीं बनेगा। तो यहां क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर? अब जब ए क्रॉस बी करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट मिलता है हमें वो भी एक वेक्टर की फॉर्म में मिलता है, वो स्केलर नहीं होता। अब अगेन इसका सी के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट में लेट सपोज कोई ई वेक्टर आया, यानी कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर रिजल्टेंट बनता है भी, जो लास्ट में सोल्व होके आता है, वो क्या बनता है, वो वेक्टर बनेगा, वो कभी भी स्केलर नहीं बन सकता। लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर जो रिजल्टेंट है, यानी कि जो रिजल्ट है हमारा, वो क्या बन रहा था, वो स्केलर वैल्यू या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू बनता है। क्लियर? तो ये थे दो टाइप के प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी कि जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है वो क्या होती है, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ, और किसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है उसको देखिए। अब अगर तीन वेक्टर की हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालनी है तो हमारे पास वो तीन वेक्टर होने भी चाहिए भी, हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते भी वेक्टर ही गिवन ना हो और डिटर्मिनेंट फॉर्म निकाल दो। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट की जो ए वेक्टर है तो उसको मैंने सपोज किया A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। क्लियर? उसके बाद B को हमने सपोज किया, B है तो उसको B से लिख लेते हैं, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। क्लियर? उसके बाद C वेक्टर सपोज कर लेते हैं, C हमने मान लिया C1 आई कैप, C2 जे कैप और C3 के कैप। क्लियर? अब यहां पे जो वेयर आई और जे और ये जो के हैं आर
यूनिट वेक्टर्स, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। म्यूचुअली का मीनिंग समझते हो कि जो लोग फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं उनको इसका पता होगा भी कि म्यूचुअली क्या होता है ना। फेसबुक पे जब भी आप किसी फ्रेंड की डिटेल देखते हो तो नीचे लिखा आता है म्यूचुअल फ्रेंड्स, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा कुछ होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ म्यूचुअली का मीनिंग क्या है कि जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे ए बी सी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए बी के, बी सी के, सी ए के, एक दूसरे के क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर, दिस मीन्स वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर का केस। अब इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म देखते हैं कैसे होगी। अब अगर आपको निकालना है ए क्रॉस बी, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, क्योंकि इसमें क्या बताया था हमने, ए क्रॉस बी और डॉट सी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इस ए क्रॉस बी को निकाल लेते हैं। जब दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आप क्या लिखते हैं भी, स्टार्टिंग में तो यहाँ लिख दो आई जे के, और इस डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर फिर जो सेकंड वैल्यू आती है वो ए वेक्टर की आती है, यानी कि आई का जो कोफिशिएंट है, जे का है, के का है। तो यहाँ आप लिख सकते हो A1 A2 A3, यहाँ लिखोगे B1 B2 B3। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है भी। क्लियर, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग, और एक्सपेंड कैसे करना है, अलोंग R1 यानी कि फर्स्ट रो से। अब क्योंकि डिटरमिनेंट फॉर्म आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम किसी से भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ किससे एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करेंगे। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, मैं यही लिख देता हूँ, वो क्या आएगी, आई एज इट इज, इस तरीके से। तो आई के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दो, क्या बनेगा, A2 B3 माइनस B2 A3, क्या बनेगा, B2 A3, और साथ में इनके लगेगा आई कैप। अब जब जे के साथ हम लगाते हैं तो यहाँ बीच में नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, क्योंकि जब डिटरमिनेंट आपने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर, ये A11 एलिमेंट होता है, A12 जब ओड नंबर आ जाता है तो नेगेटिव लगाते हैं। तो जे के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दो भी, तो क्या बना, A1 B3, यहाँ से A1 B3, और उसमें से क्या माइनस होगा, B1 A3, और यहाँ जे कैप लगा, प्लस अब के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दो, A1 B2 माइनस क्या बनेगा, B1 A2 और K, इस तरीके से ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं कि यहाँ पे A क्रॉस B की जो वैल्यू है वो क्या होगी। इसको आप अलग रखना, इनको मिक्स मत कर देना। वो ये तो एज इट इज लिख लेते हैं भी, आई वाला जो केस है, A2 B3 माइनस B2 A3, और साथ में क्या लगा था, आई कैप। अब यहाँ पे जो ये नेगेटिव है इसको अंदर लेके जाते हैं, तो ये B1 A3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो प्लस B1 A3, और ये माइनस कौन सा होगा, A1 B3, तो ये A1 B3, और साथ में जे कैप, यहाँ जे है ना, प्लस के वाला केस एज इट इज, A1 B2 माइनस B1 A2, और ये आया के कैप। क्लियर, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट लेना है सी वेक्टर के साथ। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है कि I का कोफिशिएंट I के साथ मल्टीप्लाई होगा, वहां क्या है, ये A2 B3 माइनस B2 A3, तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, C1 के साथ, क्योंकि यहाँ C वेक्टर का I कोफिशिएंट क्या है, C1 है। ऐसे ही दूसरा ये C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये C3 के साथ, तो यहाँ B1 A3 माइनस A1 B3, ये क्या है, C2 प्लस A1 B2 माइनस B1 A2, और इसके साथ क्या आया, C3। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, अब देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, कैसे डिनोट करते हैं, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर के साथ। तो अगर इसको हम लिखना चाहे, हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए, देखो इस डिटरमिनेंट से हमने ये वैल्यू सोल्व की थी। अब I J K की जगह, यहाँ I की जगह क्या आ गया, C1, J की जगह क्या आया, C2, और K की जगह क्या आया, C3। अगर मैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में I J K का क्या बना दूँ, C1 C2 C3 बना दूँ, और जो नीचे लिखा था वो एज इट इज A1 A2 A3 और B1 B2 B3, तो कुछ गलत नहीं होगा भी। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो दोबारा वही बनेगा, यानी कि अगर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं अगेन तो दोबारा से वही रिजल्ट बनेगा।
ये ऊपर वाला, क्योंकि उससे हमने ये लिखा है। देखो C1 एज इट इज, यहाँ क्या बनेगा A2 B3 माइनस B2 A3, देखो ये होगा, ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा। क्लियर? तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ रखी है तो हम यहाँ एक ऑपरेशन लगाते हैं अभी, ऑपरेटिंग। अब ऑपरेशन क्या लगाते हैं, हम R1 को इंटरचेंज कर देते हैं किस में, R2 में, और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं R1 में, यानी कि एक दूसरे को चेंज कर देना। इस सिंबल का मीनिंग क्या है, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1। ये क्लास 12th के टॉपिक हैं, चैप्टर नंबर 4 के। तो जब हम इंटरचेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या कहती है कि जो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आना था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि उसके बाहर नेगेटिव साइन लग जाता है। तो नेगेटिव साइन लगेगा, अब इसको चेंज कर दो। पहली लाइन पे कौन सी जाएगी, यहाँ A1 A2 A3, यहाँ क्या आया फिर C1 C2 C3, और ये जो B1 B2 B3 है ना, ये एज इट इज भी, क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं किया। चेंज किसको किया है, फर्स्ट और सेकंड वाले को। अगेन हम ऑपरेशन लगाते हैं, तो अब यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग। अब ऑपरेशन आपने क्या लगाना है, अब सेकंड और थर्ड को चेंज कर देना है, R2 को इंटरचेंज करेंगे R3 के साथ, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो, जब हम दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन फिर आ जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। दिस मीन स्टार्टिंग वाला तो एज इट इज A1 A2 A3, फिर यहाँ क्या आएगा B1 B2 B3, ये C1 C2 C3। क्लियर? और ये किसकी वैल्यू आई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी ये क्या आ गई, डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई भी। यानी कि अगर सिंपली आपको 3 वेक्टर गिवन हो और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो आपको ये क्रॉस वगैरह सारा दोबारा ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करोगे, इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दोगे कि पहली रो में A के कोफिशिएंट, दूसरी में B और तीसरी में C, और डिटर्मिनेंट सोल्व करो तो आपको मिलेगा स्केलर वैल्यू। क्लियर? तो ये था इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म, कि डिटर्मिनेंट फॉर्म आपने कैसे निकालनी है, उसकी डेरिवेशन। इसमें कुछ नया नहीं है, हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने अच्छी तरीके से मैथ्स को पढ़ रखा है तो। उसके बाद देखिए, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें जो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो देखिए, उसकी स्टेटमेंट क्या है। ये बोलती है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जिसको हम ABC से डिनोट करते हैं, इज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स इज मेंटेन, अगर वेक्टर का आप साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन कर पाते हैं। अब ये साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, इसको हम समझेंगे। एंड चेंज इट्स वैल्यू इन साइन ओनली इफ 2 आर इंटरचेंज, अगर 2 को इंटरचेंज कर देते हैं तो इसकी जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, साइक्लिक ऑर्डर देखिए क्या होता है, वी हैव टू प्रूव। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि अगर ये लिखा है A B C, इसका मीनिंग अभी A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A, ऐसे आना चाहिए, ABC ABC। अब यहाँ A से शुरुआत हुई थी, हम शुरुआत करते हैं B से, तो B के बाद क्या आना चाहिए C, और C के बाद क्या आना चाहिए A, ऐसा हम लिख सकते हैं। या फिर अगर B से शुरुआत नहीं करनी, आप C से शुरुआत कर सकते हो, C के बाद क्या आना चाहिए A के बाद क्या आना चाहिए B। यानी कि अगर आप ऐसे साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं तो ये तीनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। इन तीनों को हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। ये साइक्लिक ऑर्डर होता है, भी A के बाद सीधा B ही लिखा हो, और B के बाद सीधा C ही लिखा हो, C के बाद सीधा A ही लिखा हो, बीच में इधर उधर ना हो कि जैसे C के बाद यहाँ B लिख दिया, वो गलत हो जाएगा, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो इसकी वैल्यू अभी हमने क्या पढ़ी थी, हम मान लेते हैं लेट जो A वेक्टर है वो अभी हमने क्या माना था, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, और जो B वेक्टर है वो उसको B से डिनोट करते हैं, B1 I कैप, B2 J कैप और B3 K कैप। ऐसे जो C वेक्टर है, C1 I कैप, ये C2 J कैप और C3 K कैप। तो इस जब ABC की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, भी पहले A वाले लिख दो, A1 A2 A3, ये B1 B2 B3, C1 C2 C3। लेकिन जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, भाई स्टार्टिंग में B वाले आएंगे, यानी कि B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3, A1 A2 और A3, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। और तीसरा क्या है, शुरुआत C से होगी, तो C1 C2 C3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, ऐसे। अब हमें इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है। इसको तो रखते हैं एज इट इज, इन दोनों को फर्स्ट के जैसा बना देते हैं। अब इस सेकंड में हम ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेटिंग, इसमें हम चेंज कर देते हैं, A हमें ऊपर चाहिए,
तो इसमें जो R3 को इंटरचेंज कर देते हैं किसके साथ, R1 के साथ, और इसमें हम इंटरचेंज कर देते हैं, ए हमें ऊपर चाहिए, सी को नीचे ले आते हैं, इसमें चेंज करते हैं हम R1 और R2 को। जब इसमें चेंज करोगे तो R3 R1 की जगह जाएगा, तो शुरुआत में क्या होगा, A1 A2 A3, सेकंड की पोजीशन वही रहेगी C1 C2 C3, क्योंकि सेकंड का तो यहाँ नाम भी नहीं है। यहाँ क्या आएगा B1 B2 B3, लेकिन जब हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है। इक्वल टू यहाँ भी इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ भी साइन क्या होगा, नेगेटिव, 1 और 2 को, तो ऊपर क्या जाएगा A1 A2 A3, दूसरी क्या है C1 C2 C3, फिर क्या है B1 B2 B3, ऐसे इस तरीके से। अब डिटरमिनेंट फॉर्म है तो डिटरमिनेंट फॉर्म ही लिखोगे। अब दोबारा फिर अभी ए बी सी नहीं आया, बी सी को हमें चेंज करना पड़ेगा। दिस मीन्स यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाते हैं कि R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ, और यहाँ देखो इनको भी चेंज करना पड़ेगा, भी R2 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ। जब ऐसा चेंज करोगे तो एक बार फिर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा A1 A2 A3, ये एज इट इज। यहाँ क्या आ गया B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आया। ये किसके इक्वल हुआ, यही A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3, इस तरीके से। आप देखो तीनों इक्वल हो चुके हैं कि नहीं। तो ये तो था फर्स्ट कि आपने साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। अब बोल रहा है कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करके नहीं रखते, कि इन्हीं दो को आप चेंज कर देते हैं, कि साइक्लिक ऑर्डर मान लिया हमने मेंटेन नहीं किया, हम लिख देते हैं भी स्टार्टिंग में ये A है, फिर उसके बाद C लिख दिया और फिर B लिख दिया। देखो ए तो अपनी जगह पे है, लेकिन बी की जगह सी आ गया, सी की जगह बी आ गया, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए। ये बोल रहा है कि ए की जगह क्या लिखोगे, A1 A2 A3, फिर C1 C2 C3, ये क्या आएगा B1 B2 B3। अब इसमें क्या चेंज है, ए तो अपनी जगह पे है लेकिन बी और सी नहीं है, तो हम इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R2 को इंटरचेंज कर दो R3 के साथ। तो फर्स्ट तो एज इट इज A1 A2 A3, और सेकंड की जगह क्या आएगा B1 B2 B3, और थर्ड की जगह C1 C2 C3, लेकिन साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। यानी कि ये जो वैल्यू थी A C B ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव में, और इस डिटरमिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, A B C, यानी कि नेगेटिव साइन हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि अगर दो को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन होगा। अब अगर ऐसे ही अगर आप ये लिखते हैं कि यहाँ C लिख दिया, अब C के बाद क्या आना चाहिए था, A, लेकिन आपने लिख दिया B और A, तो वो भी किसके इक्वल आएगी, भी वो भी नेगेटिव ऑफ दिस के इक्वल आएगी। अब और चेंज कर देते हैं, सी की जगह आप बी ले आते हैं, और बी के बाद सी आना चाहिए था, लेकिन आपने लिख दिया ए सी, साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिया, तो उसकी भी वैल्यू इसी के इक्वल हो जाएगी। यानी कि वो क्या है, उसके डिटरमिनेंट को नेगेटिव बना देगा अगर आप दो को चेंज कर रहे हो। अब यहाँ देखो ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर सेम था, लेकिन यहाँ साइक्लिक ऑर्डर सेम नहीं है, इस वजह से साइन क्या हो जा रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव डिटरमिनेंट रहा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, द डॉट एंड क्रॉस इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज। यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम स्केलर में चेंज कर सकते हैं, स्केलर को डॉट में। कैसे, कि हमें प्रूव करना है कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी ले तो वो इक्वल होगा ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट में सी प्रोडक्ट के। ये हमें इक्वल प्रूव करना है अभी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ए बी सी को वही सपोज कर लिया जैसे अभी हम पीछे सपोज करते आए हैं कि ए क्या A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 I J कैप ये लगा है इसके साथ, तो ये ऑलरेडी पहले लिख लिया। अब उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या चाहिए, हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप B क्रॉस C की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, यहाँ पे I J K लगेगा, और B के B1 B2 B3, C वाले C1 C2 C3, क्लियर। लेकिन अगर आप A के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं B क्रॉस C का, तो I J K की जगह कौन ले लेगा, A1 A2 A3, तो ये क्या बनेगा A1 A2 A3, और ये B1 B2 B3 तो था ही, और C1 C2 C3 भी ऑलरेडी था। तो ये क्या बने हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि इसको हमने ये प्रूव किया था। अब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में स्टार्टिंग में क्या है, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B की वैल्यू निकालते हैं। तो A क्रॉस B क्या बोलता है कि यहाँ I J K, ये लिख लो। A की वैल्यू लिखोगे तो ये क्या आएगा, A1 A2 A3, B की जगह B1 B2 B3, क्लियर।
अब अगर आप ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हो सी के साथ, तो सी के कोफिशिएंट आई जे के की जगह ले लेते हैं, है कि नहीं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ C1 C2 C3, A1 A2 A3 B1 B2 B3। अगर हम चेक कर पा रहे हैं इसके जैसा नहीं बना भी अभी, तो उसको बनाना पड़ेगा। इसमें हम क्या ऑपरेशन लगाते हैं, हमें ए को ऊपर लेके जाना है, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे ऑपरेटिंग। अब R1 को हम इंटरचेंज कर देते हैं किसके साथ, R2 के साथ। जब इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो ये क्या बनेगा A1 A2 A3, और यहाँ क्या आया C1 C2 C3 और B1 B2 B3। अगेन हम ऑपरेशन लगाते हैं ऑपरेटिंग, अभी भी काम रहता है, B को ऊपर लेके जाना है, तो R2 को हम इंटरचेंज कर देते हैं किसके साथ, R3 के साथ। जब आप इंटरचेंज करोगे तो देखो यही बन जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा B और नीचे क्या चला जाएगा C। क्लियर। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमने प्रूव कर दी। जो प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, 3 अब हम पढ़ेंगे। अब 3 और जो 4 है वो लगभग एक जैसी है। 3 में क्या बोल रखा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 when 2 of 3 वेक्टर्स आर इक्वल। अगर 3 में से कोई भी 2 इक्वल हो जाए। क्लियर। तो यहाँ पे जो गिवन थे वो क्या था, ए बी सी, ये 3 वेक्टर हमें गिवन है, या हमने सपोज भी कर रखे हैं। इफ अगर ए वेक्टर है जो वो बी वेक्टर के इक्वल हो जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या था, ए बी सी। अब हम ए यहाँ लिख लेते हैं, बी की जगह भी ए लिख लेते हैं, ये सी लिख लेते हैं। जब आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे तो ए यहाँ लिखना पड़ेगा, A1 A2 A3, दूसरा भी ए ही है तो A1 A2 A3, और तीसरा क्या है C1 C2 C3। अब ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज रो फर्स्ट एंड रो सेकेंड आर आइडेंटिकल। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा था। अगर किसी भी डिटरमिनेंट फॉर्म में कोई भी 2 रो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। अब प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है अभी, कि जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये 3rd थी आपकी, डिटरमिनेंट हमने 0 प्रूव कर दिया। वो सिर्फ इतना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की 0 कि व्हेन 2 of 3 वेक्टर आर, यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल की जगह क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, कि वो पैरेलल हो तो क्या केस होगा। तो हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। देन हम क्या लिख सकते हैं कि ए को मैं लिख सकता हूं सम लैम्डा इंटू बी, वेयर जो लैम्डा है वो क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। अगर पैरेलल है तो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो स्केलर मल्टीपल होते हैं। तो अब यहाँ से अगर मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूं, ए बी सी, तो वो किसके इक्वल होगा, बी। ए की जगह हम क्या लिख देंगे, लैम्डा बी, और बी क्या है एज इट इज, और सी भी क्या है एज इट इज। क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। लैम्डा बी की वैल्यू का क्या होगा, लैम्डा B1 लैम्डा B2 और लैम्डा B3, यानी कि तीनों के साथ लैम्डा वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ लैम्डा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, B1 B2 B3, यहाँ क्या है C1 C2 C3। अब मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। अब अगर फर्स्ट रो में से लैम्डा कॉमन ले तो ये क्या बना, लैम्डा, यहाँ से वैल्यू क्या है, B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो गया, रीजन। अब 0 के इक्वल होगा तो इसका रीजन क्या होगा, हेयर जो रो 1 है एंड रो 2 है वो क्या है, आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल हो जाती है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। 3rd और 4th में तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, है तो 2nd में भी कुछ नहीं था, आसान सी है। ऑलरेडी आप क्लास 12th में इनको पढ़ चुके हो। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। और उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक थ्योरम है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर ABC इज, ये क्या होगा कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2 तरीके से 0 हो सकता है भी, या तो वो क्या हो,
तीन में से कोई भी दो क्या हो, इक्वल, और या क्या हो, वो पैरेलल हो। अब ये कंडीशन उन्होंने दे दी भी, ना तो वो पैरेलल हो और ना वो क्या हो, जीरो। अगर जीरो हो गया तब भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब उसके अलावा हमें प्रूव करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। अब ये किसकी कंडीशन है, कोप्लेनर होने की, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो स्टार्टिंग में हम नेसेसरी कंडीशन के लिए देख लेते हैं। अभी नेसेसरी कंडीशन के लिए किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। अब नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, अब यहां पे जो है ए बी एंड सी आर, ये किस टाइप के वेक्टर हैं, नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स। क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स। अब ये किस टाइप के वेक्टर हैं, कोप्लेनर। ये किस टाइप के हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। और ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है भी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड। ठीक है ना, पैरेललोपाइड भी बोल सकते हैं इसको, या पैरेललोपेपाइड भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, तो ये क्लियर। अगर आपने वो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देख ली है तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो ये होता है। अब अगर ये कोप्लेनर हैं, दिस मीन्स तीनों वेक्टर हैं जो इसी प्लेन में हैं, तो क्या आप इस बोर्ड का वॉल्यूम निकाल सकते हो, बोर्ड का तो वॉल्यूम नहीं होगा। अब वॉल्यूम कब होगा, जब बोर्ड की हाइट हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड क्या है, 2D प्लेन है, और वॉल्यूम हम किसका निकालते हैं, 3D का। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ए बी सी एक ही प्लेन के अंदर है, इस प्लेन के अंदर है, ए बी सी इसी पे बना दिए, मैं बोल रहा हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीन वेक्टर है, वॉल्यूम निकालो। आप इसमें पानी का एक गिलास डाल देंगे, वो नीचे चला जाएगा भी, काहे का वॉल्यूम, कुछ भी पानी अटका नहीं है। दिस मीन्स ये क्या होगा, वॉल्यूम जीरो होगा, और वॉल्यूम जीरो है, दिस मीन्स जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, जीरो। क्लियर। अब बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन की, सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है उसको देखिए। अब यहां पे जो ये ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो क्यों होगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी और डॉट में क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। लेट सपोज ये कोई डी वेक्टर आया भी, डी डॉट सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो डी वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर के। क्लियर। और अगर हमने ए क्रॉस बी वेक्टर को डी वेक्टर मान लिया है, दिस मीन्स अभी अपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग में भी मैंने ये बात बताई थी, तो इसका क्या होगा कि डी है जो वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और डी है जो वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। दिस मीन्स ये हमें क्या शो करते हैं कि डी ए बी सी तीनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर हेयर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी एंड सी लाइज ऑन द सेम प्लेन। किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन पर लाई करते हैं। अगर ये सेम प्लेन पर लाई करते हैं तो ये वही केस हो गया, अगर इस बोर्ड पे ही तीनों वेक्टर हैं तो उसका वॉल्यूम हम नहीं निकाल पाएंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, जीरो। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसको इस तरीके से समझेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूं। अब एक नेक्स्ट जो इसके इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक बचता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन इस टाइप का एक सॉलिड शेप होती है जो देखने में ट्रायंगुलर लगती है, लेकिन ये ए है जो इसके पीछे है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये सॉलिड शेप है इस तरीके से, वो प्रिज्म टाइप अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ और ये जो डायग्राम है ऑलरेडी बना लिया है, तो मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ। हेयर ए बी सी डी इज ए टेट्राहेड्रन। ये क्या है, टेट्राहेड्रन हमने सपोज किया है। वूज एड्स आर, अब जिसके जो किनारे हैं या भुजाएं हैं वो क्या है, ए बी है, ए सी है और ए डी है। क्लियर। ए बी ए सी ए डी, या फिर इस तरीके से ए बी बी सी कुछ भी लिख सकते हो, ये तीनों इसके क्या है, एज है। क्लियर। तो ये हमने लिखा भी। अब यहां पे जो ए बी को रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर, बी सी ए सी को रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर, और ए डी को रिप्रेजेंट करता है सी वेक्टर। अब अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है भी, वॉल्यूम
ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वो किसके इक्वल होता है अभी, 1/3 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है ए बी सी इंटू में हाइट ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम द प्लेन ए बी सी, यानी कि इस प्लेन ए बी सी से इस डी की जो हाइट है वो क्या होगी। अब ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का। अब उसको हम कैसे लिखेंगे, अब ये 1/3 एज इट इज। अब ये जो ए बी सी का एरिया है ट्रायंगल का वो कैसे निकाल लेते हैं, हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब इसको हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं अभी, ठीक है ना, कि लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट ई आया। अब ये पैरेललोग्राम का बी सी क्या हो गया, डायगोनल, क्लियर। अब डायगोनल है जो पैरेललोग्राम को दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल। दिस मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसका, वो कौन सा पैरेललोग्राम, ए बी ई सी लिख सकते हैं अभी, ए बी ई सी, और इंटू में वही हाइट ऑफ पॉइंट डी, यानी कि मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं, और कहां से, प्लेन ए बी सी से। तो अब यहां से देखिए 1/3 इंटू 1/2 कितना हुआ, 1/6 इंटू में। अब अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की मल्टीप्लाई हाइट के साथ कर देते हैं, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है, ये क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है ना, ये क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमने क्या पढ़ा था, 1/6, और जो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए लिख सकते हो यहाँ, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, क्लियर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो क्या था, ए बी, और किसको रिप्रेजेंट करता था, ए सी, और तीसरा क्या था, ए डी के। तो दिस मीन्स हमने क्या लिख दिया, ए बी सी, क्योंकि ये तीनों क्या है, ए बी सी इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस मीन्स ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो यहाँ से हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.1 के साथ जो हम बातचीत कर रहे थे वो होती है कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 को, जो बेस्ड है इन सभी थ्योरम्स पे जो आपने आज की वीडियो में पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ। थैंक यू।